हाँ, तो देखिए पिछली क्लास में हमने कार्ल मार्क्स के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी, उसके जीवन परिचय के बारे में बात की थी। अब आज हम उसके सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं और पहला सिद्धांत लेते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब देखिए थोड़ा सा मैं दोबारा से आपको बता दूं कि कार्ल मार्क्स क्या था, एक समाजवादी विचारक था। कार्ल मार्क्स समाजवादी विचारक था। समाजवाद के बारे में कार्ल मार्क्स ने ही सबसे पहले नहीं बताया। कार्ल मार्क्स से पहले समाजवाद के बारे में और भी बहुत सारे विद्वानों ने बताया था, लेकिन वो सारे के सारे समाजवादी थे, वो क्या थे? काल्पनिक थे। काल्पनिक क्यों कहते हैं? काल्पनिक इसलिए कहते हैं कि उन्होंने समाजवाद के सपने तो देखे, समाजवाद के बारे में कल्पना तो की, लेकिन एक्चुअल में वो समाजवाद आएगा कैसे, समाजवाद इसके बारे में नहीं बताया। जैसे आप प्लेटो को पढ़ते हो, प्लेटो का साम्यवाद जिसमें एक परिवार का साम्यवाद है, दूसरा उसने संपत्ति के साम्यवाद के बारे में बताया, लेकिन उसने जिस साम्यवाद के बारे में बताया क्या एक्चुअल में वैसा साम्यवाद पॉसिबल है या वैसा साम्यवाद आएगा? नहीं, वो केवल एक काल्पनिक दर्शन था। क्या था? काल्पनिक दर्शन। काल्पनिक दर्शन का मतलब ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। तो प्लेटो था। इसके अलावा और जो समाजवादी विचारक थे जैसे चार्ल्स फूरियर, प्रोंधो, रॉबर्ट ओवन, इन सबको काल्पनिक समाजवादी कहते हैं। काल्पनिक समाजवाद का मतलब है कि उन्होंने समाजवाद के बारे में तो बताया, लेकिन एक्चुअल में समाजवाद आएगा कैसे, इसके बारे में कोई उन्होंने चर्चा नहीं की। कार्ल मार्क्स को कहते हैं वैज्ञानिक समाजवादी। कार्ल मार्क्स को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक समाजवादी। वैज्ञानिक समाजवादी क्यों कहते हैं? कि कार्ल मार्क्स ने न केवल समाजवाद के बारे में बताया, समाजवाद साम्यवाद एक ही बात है, क्योंकि साम्यवाद देखो, कार्ल मार्क्स साम्यवाद, अब ये जो साम्यवाद है वो समाजवाद का एक रूप है। समाजवाद के विभिन्न रूप है और उनमें से एक रूप क्या है? साम्यवाद। तो साम्यवाद बोल दीजिए, समाजवाद बोल दीजिए, दोनों का थोड़ा सा तरीके में फर्क है कि समाजवाद शांतिपूर्ण तरीकों से और साम्यवाद क्रांतिकारी परिवर्तनों से व्यवस्था में परिवर्तन चाहता है। तो एक बात, अब कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवादी क्यों था? क्योंकि ना केवल उसने समाजवाद के बारे में बताया कि समाजवाद क्या होता है, बल्कि समाजवाद आएगा कैसे और क्यों आएगा इसके बारे में भी बताया। इसलिए उसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक समाजवादी कहते हैं। एक विद्वान है जिनका नाम है वेपर। क्या नाम है उनका? और वो वेपर क्या कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने ना केवल कार्ल मार्क्स से पहले के जो समाजवादी थे उनके बारे में कहता है कि उन्होंने न केवल सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना की, बल्कि उसके लिए कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं कि कार्ल मार्क्स से पहले के जो समाजवादी थे वो काल्पनिक थे, और कार्ल मार्क्स ने न केवल सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना की बल्कि उसके लिए ज़मीन भी तैयार की। भाई जैसे कोई इस तरह का विचार करे कि भाई सुंदर गुलाब के फूल लगे, तो ये तो हो गई एक कल्पना, लेकिन वो लगेंगे कैसे? उसके लिए अपने को ज़मीन तैयार करनी होगी, खाद बीज डालना होगा, तभी तो वो सुंदर गुलाब के फूल उगेंगे। तो ऐसे कार्ल मार्क्स ने ना केवल समाजवाद के बारे में बताया बल्कि समाजवाद आएगा कैसे और क्यों आएगा इसके बारे में भी बताया। इसलिए कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी कहते हैं। कार्ल मार्क्स का पूरा दर्शन समाजवाद या साम्यवाद पर टिका हुआ है। अब कार्ल मार्क्स का एक सिद्धांत है जिसका नाम है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स के चिंतन का दर्शन है। ध्यान से समझिएगा इसको कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स के चिंतन का क्या है? दर्शन है। यानी कार्ल मार्क्स ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं
उन सिद्धांतों का दार्शनिक आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यानी कार्ल मार्क्स कहता है कि आने वाले समय में साम्यवादी व्यवस्था आएगी। संसार में कौन सी व्यवस्था आएगी? साम्यवादी व्यवस्था आएगी, लेकिन उसके पीछे जो दर्शन है वो दर्शन, उसका सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार मैं ये बता दूं कि ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का क्या है? दर्शन है। और इसके बाद में जब हम अगला सिद्धांत पढ़ेंगे, इतिहास की व्याख्या, अगला जो सिद्धांत होगा वो कौन सा है? इसको इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी बोलते हैं और इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी बोलते हैं। मतलब कार्ल मार्क्स ने यहाँ तो दे दिया दर्शन, और यहाँ वो पूरे इतिहास को समझाता है कि भूतकाल में क्या था, फिर किस तरह से उस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, वर्तमान में क्या व्यवस्था है और भविष्य में कौन सी व्यवस्था आएगी, और आएगी तो क्यों आएगी। तो पूरे इतिहास को समझाता है, लेकिन उस इतिहास को किस आधार पर समझाता है? द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन के आधार पर समझाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद उसका दार्शनिक आधार है, और इतिहास की आर्थिक व्याख्या उसका अनुभव मूलक, कौन सा आधार है? अनुभव मूलक। अनुभव मूलक का मतलब कि जो इतिहास में बीत चुका है उसको हमने क्या कर लिया? महसूस कर लिया, उसका हमने अनुभव कर लिया, उसको हमने देख लिया, उसका हमको पता है। तो उस आधार पर हम भविष्य की व्याख्या कर सकते हैं। तो पहले हम इस सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है क्या। देखिए, दो शब्द है इसमें। पहला शब्द है द्वंद्ववाद और दूसरा शब्द क्या है? भौतिकवाद। अब कार्ल मार्क्स ने ये जो दोनों शब्द हैं, द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद, उसने ये दोनों शब्द कहीं ना कहीं से लिए हैं। उसके खुद के मौलिक का मतलब उसका खुद के निर्मित किए हुए नहीं है, बल्कि उसने कहीं से इन शब्दों को ग्रहण किया है। द्वंद्वात्मक जो शब्द है वो कार्ल मार्क्स ने जिससे लिया है उसका नाम है हीगल, और भौतिकवाद शब्द जिससे लिया है उसका नाम है फायरबाख। तो यहाँ क्या स्पष्ट हुआ कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इसमें दो शब्द हैं। पहला शब्द है द्वंद्ववाद, दूसरा शब्द है द्वंद्ववाद। शब्द किससे लिया? और भौतिकवाद शब्द किससे लिया? वेरी गुड। अब द्वंद्ववाद है क्या? द्वंद्ववाद यह कहता है कि इस संसार का जो विकास है वो सीधा न होकर के एक अलग तरीके से, एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से होता है। संसार में, ये जो संसार है, इस संसार में डेवलपमेंट, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर दिन हो रहा है। लेकिन वो विकास किस रूप में हो रहा है? तो वो विकास तीन तरह से हो रहा है। विकास के तीन तरीके हैं: वाद, प्रतिवाद और संवाद। यानी तीन तरह से विकास हो रहा है। तो द्वंद्ववाद शब्द विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है कि विकास किस तरीके से हो रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि विकास कौन सी चीज़ों में हो रहा है। तो यहाँ कार्ल मार्क्स हीगल के विपरीत या उससे अलग हट करके विचार देता है। हीगल क्या कहता है कि ये जो विकास है वो चेतन वस्तुओं में हो रहा है। किस में हो रहा है? जीवित वस्तुओं में होता है, विचारों में होता है। जबकि कार्ल मार्क्स कहता है नहीं, ये विकास किस में हो रहा है? भौतिक यानी वस्तुओं में होता है, भौतिक पदार्थों में होता है। किस में होता है? विचारों में, चेतन वस्तुओं में न होकर के भौतिक वस्तुओं में विकास होता है।
क्या समझ में आया आपके कि दो शब्द है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्ववाद शब्द हीगल से लिया है, भौतिकवाद शब्द। द्वंद्ववाद का मतलब क्या होता है कि विकास 3 चरणों से होकर के हो रहा है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। लेकिन जहाँ हीगल कहता है कि ये विकास इन 3 चरणों में चेतन वस्तुओं में होता है, विचारों में होता है, इसके विपरीत कार्ल मार्क्स कहता है कि ये विकास चेतना में या विचारों में न होकर के निर्जीव वस्तुओं में, कौन सी वस्तुओं में? निर्जीव पदार्थों में होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कार्ल मार्क्स कहता है कि प्रत्येक वस्तु में विकास 3 चरणों से होकर के होता है। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण होता है संवाद होता है। कोई भी वस्तु उसका एक रूप उठाइए, वो क्या कहलाएगा? वाद। थोड़े दिनों बाद में उसका उल्टा रूप आएगा, वो क्या कहलाएगा? प्रतिवाद। और कुछ समय बाद में उन दोनों में सामंजस्य बैठ जाएगा, वो रूप क्या कहलाएगा? संवाद। एक एग्जाम्पल के माध्यम से कार्ल मार्क्स ने समझाने का प्रयास किया है कि आप एक गेहूं का दाना लीजिए, जैसे एक गेहूं का दाना उठाइए और उसको क्या मान लीजिए आप? वाद। अब उस गेहूं के दाने को जमीन में बो दीजिए, थोड़े दिनों बाद में वो अंकुरित हो जाएगा, तो एक नया रूप बन जाएगा। पहले गेहूं का एक दाना था, अब क्या बन गया? एक पौधा बन गया। तो एक अलग ही रूप उसका निकल करके सामने आया, प्रतिवाद। और थोड़े समय बाद में फिर उसमें क्या होगा? विकास होगा। थोड़े समय बाद में क्या होगा? और एक दाना जो जमीन में बोया था वो पौधा बन करके उसके कई दाने बन गए, उसके कई दाने बन गए। वो रूप कौन सा आया? अब गेहूं के दाने के माध्यम से कार्ल मार्क्स क्या समझाना चाह रहा था? वो ये समझाना चाह रहा था कि हर वस्तु का क्या होता है? विकास। कोई भी वस्तु ले लीजिए, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, इसका भी क्या हो रहा है? पेन एक भौतिक वस्तु है और इसका भी क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। आज ये इस रूप में है, थोड़े समय बाद में 10 साल, 20 साल, 50 साल इसका एक नया रूप निकल करके आएगा, फिर एक नया रूप निकल करके आएगा। तो कार्ल मार्क्स कहता है केवल जड़, केवल चेतन वस्तुओं में नहीं, जड़ वस्तुएं मतलब निर्जीव वस्तुएं, उन वस्तुओं में भी हर दिन क्या हो रहा है? निरंतर विकास हो रहा है। उनमें क्या हो रहा है? क्रमिक विकास हो रहा है, लगातार विकास हो रहा है। और वो विकास 3 रूप में हो रहा है। पहला रूप है उसका वाद, दूसरा रूप है प्रतिवाद और तीसरा रूप है उसका समवाद। कार्ल मार्क्स ये बात क्यों बताना चाहता था? वो यह समझाना चाहता था कि इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं है। कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं है। आज जो व्यवस्था है कल उसमें परिवर्तन होगा ही होगा। अब कार्ल मार्क्स का उद्देश्य क्या था? उसका जिस समय कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था या जिस समय कार्ल मार्क्स था, उस समय संसार में कौन सी व्यवस्था विद्यमान थी? अगर आपको पता है तो बताइए। कार्ल मार्क्स के समय पूंजीवादी व्यवस्था विद्यमान थी। कौन सी व्यवस्था? पूंजीवादी। क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण के पश्चात पूंजीवादी व्यवस्था अस्तित्व में आई। अब पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है? 2 वर्ग हो गए। एक तो हो गया पूंजीपति वर्ग और दूसरा कौन सा वर्ग हो गया? मजदूर वर्ग। भाई बड़े बड़े उद्योग धंधे लग रहे हैं, पूंजीवादी व्यवस्था अस्तित्व में आ गई, तो एक तो पूंजीपति वर्ग हो गया और एक मजदूर वर्ग हो गया। अब पूंजीपति तो बहुत ज़्यादा पैसे वाला बन गया, बन रहा है, और मजदूर वहीं की वहीं रुका हुआ है।
तो कार्ल मार्क्स कहता था कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसमें परिवर्तन होगा और आने वाले समय में एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आएगी, और वो व्यवस्था कौन सी होगी? साम्यवादी व्यवस्था अस्तित्व में आएगी। लेकिन इस साम्यवादी व्यवस्था को अस्तित्व में कौन लेकर के आएंगे? अब मजदूर कैसे लेकर के आएंगे? बोले इन मजदूरों को क्या करनी होगी? क्रांति करनी होगी। क्या करनी होगी? किसके खिलाफ? पूंजीपतियों के खिलाफ। अब कार्ल मार्क्स इन मजदूरों को कहता कि तुम पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति कर दो, तो क्या ये क्रांति के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं होंगे। अब कार्ल मार्क्स इनको क्रांति के लिए तैयार कैसे करेगा? पहले उसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से अपना एक दर्शन दिया, और उस दर्शन के माध्यम से ये बताया इनको कि देखो इस संसार में कोई भी चीज़, कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं है। आज पूंजीवादी व्यवस्था है, अब ये कल बदलेगी। ये पूछेंगे भाई क्यों बदलेगी? बोले हर वस्तु के अंदर विकास 3 चरणों से होता है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। अब कार्ल मार्क्स इतिहास भी समझा देता है, वो अगले टॉपिक पे करेंगे अपन उसको, लेकिन अगला जो है सिद्धांत इसका इतिहास की आर्थिक व्याख्या। तो उसमें यह बताता है कि पहले एक साम्यवादी युग था शुरुआत वाला, जिसमें मनुष्य को जो चाहिए था वो प्रकृति से तोड़ के ले लेता था। तो कहने का मतलब उस समय ना कोई अमीरी थी ना कोई गरीबी थी, तो वो क्या था? वाद। फिर उसके बाद में एक अलग व्यवस्था अस्तित्व में आई, दास अवस्था, वो उसका नया रूप आ गया, प्रतिवाद है। फिर आ गई सामंतवादी व्यवस्था, वो क्या आ गया? समवाद। तो वाद, प्रतिवाद और संवाद ऐसे पहले भी इतिहास में 3 अवस्थाएं आ चुकी है। अब आ गया क्या? पूंजीवाद। ये वापस क्या बन गया? वाद। अब इसका भी एक उल्टा रूप आएगा। तो कहने का मतलब वो ये कहना चाहता था कि आज हम जिस पूंजीवादी व्यवस्था में रह रहे हैं वो पूंजीवादी व्यवस्था स्थायी, इसमें परिवर्तन होगा और अवश्य होगा, क्योंकि आप इतिहास को उठा करके देख लो। जब इस तरह से इनके सामने, मजदूर वर्ग के सामने एक दर्शन रखा जाएगा तो ये क्रांति के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो ये कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन का एक देने का एक कारण था। अब देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। हीगल से लिया, फायरबाख से लिया। हीगल कहता है चेतना या विचारों में परिवर्तन होता है, कार्ल मार्क्स कहता है भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन किस रूप में होता है? इसके 3 चरण हैं। वो 3 चरण क्या है? वाद, प्रतिवाद और संवाद। पहला चरण है वाद, प्रतिवाद और तीसरा चरण है संवाद। अब गेहूं का दाना वाद है, जमीन में बो दिया, अंकुरित हुआ, एक दाने के कई दाने बन गए, ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब कार्ल मार्क्स के समय संसार में कौन सी व्यवस्था विद्यमान थी? पूंजीवादी व्यवस्था विद्यमान थी। कार्ल मार्क्स कहता है ये पूंजीवादी व्यवस्था आज के समय क्या है? वाद। थोड़े समय बाद में इसका उल्टा रूप आएगा, एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आएगी, साम्यवादी नहीं। ये व्यवस्था होगी, पूंजीवाद धीरे धीरे खत्म होएगा और साम्यवाद धीरे धीरे आएगा। तो एक संक्रमणकालीन बीच की सी अवस्था आएगी। जैसे दिन है ना, शाम के टाइम पे दिन खत्म हो रहा होता है, रात आ रही होती है, तो दोनों के बीच का जो समय है जहाँ दिन भी होता है रात भी होती है, दिन भी नहीं होता और रात भी नहीं होती, तो पूंजीवादी व्यवस्था खत्म हो रही होगी, साम्यवादी व्यवस्था आ रही होगी। तो बीच का जो समय है वो उसने कहा सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। इसका मतलब यह है, सर्वहारा वर्ग किसको बोलते हैं? मजदूर वर्ग को। जो मैंने अभी मजदूर वर्ग की बात की ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं? और अधिनायकवाद का मतलब उनकी तानाशाही। इतने समय तक पूंजीवाद की तानाशाही थी, वो खत्म हो जाएगी और मजदूरों के हाथ में तानाशाही धीरे धीरे आने लग जाएगी। और फिर कुछ समय बाद में
क्या आ जाएगी? साम्यवादी व्यवस्था अस्तित्व में आ जाएगी। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स इस दर्शन के माध्यम से यह बताना चाहता था कि भविष्य में साम्यवादी व्यवस्था अस्तित्व में आएगी। क्यों आएगी? बोले हर वस्तु में परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसे होता है? वाद प्रतिवाद और समवाद के रूप में होता है। तो तुम अब क्रांति करो। मजदूरों को क्या संदेश दिया? क्रांति करो। वो कहेंगे क्यों करें? बोले यार तुम्हारी जीत होएगी। बोले कैसे होएगी? देखो मैंने तुमको समझा दिया। उन्होंने एक नारा दिया, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। क्या नारा था? विश्व के मजदूरों एक हो जाए। और तुम जो क्रांति करोगे उस क्रांति में तुम्हारी जीत होगी। तुम्हारी जीत कैसी होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से उसने बताया कि तुम्हारी जीत होगी। तो ये था कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब बात करते हैं इस द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत की विशेषताएं। अब विशेषताएं आप खुद बताओगे, क्योंकि आपको सिद्धांत समझ में आ गया। सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो अब इसकी विशेषताएं बताओ, निकाल करके लाओ विशेषताएं। पहली विशेषता जो आपने कंसेप्ट समझा है उसी में से निकालो। जैसे प्रत्येक वस्तु गतिशील। हर वस्तु क्या है? यही तो बताया। कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि हर वस्तु में क्या होता है? परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन वाद प्रतिवाद और समवाद के रूप में होता है। अर्थात संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, उन सब वस्तुओं में क्या होता है? गतिशीलता पाई जाती है, यानी उनमें परिवर्तन होता रहता है। क्लियर? दूसरा, भौतिक तत्व पर बल। यह परिवर्तन किस में होता है? भौतिक वस्तुओं में होता है। किस में होता है? भौतिक वस्तुओं में होता है। तीसरा, परिवर्तन दो प्रकार का। कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक गुणात्मक और दूसरा है मात्रात्मक। परिवर्तन मतलब हर वस्तु में परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? या तो किसी वस्तु के गुण में परिवर्तन आ जाए, या उसकी, जैसे गेहूं का एक दाना कई दाने बना गया, कौन सा परिवर्तन है? मात्रात्मक, कि एक दाना था वो कई दानों में, कई दाने बन गए उसके, तो मात्रा में चेंजेज आ गया। गुणात्मक, गेहूं का दाना था, पहले तो दाना था, अब उसका पौधा बन गया। दाना नहीं, पौधा। पहले पौधा बना ना, वो कौन सा परिवर्तन है? उसके गुण में परिवर्तन आ गया कि एक ठोस दाना था, अब वो कोमल से एक पौधे के रूप में परिवर्तित हो गया। जैसे बर्फ है और बर्फ में परिवर्तन होकर के वो पानी बन गई, तो वो कौन सा परिवर्तन है? क्योंकि पहले वो ठोस थी, अब वो तरल पदार्थ के रूप में बन गई, तो वो परिवर्तन क्या हुआ? गुणात्मक। किसी वस्तु की मात्रा बढ़ जाए तो वो क्या कहलाएगा? मात्रा। चौथा, गुणात्मक परिवर्तन शीघ्रता से, यानी मात्रात्मक परिवर्तन तो धीरे धीरे होते हैं, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन क्या हो जाते हैं? शीघ्रता से हो जाते हैं। और चौथा, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का दार्शनिक आधार। ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का क्या है? एक दार्शनिक, मतलब जितने भी इसने और सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों का दार्शनिक आधार ये प्रस्तुत करता है। और क्या निकल सकती है इसकी विशेषताएं? कोई भी व्यवस्था या वस्तु स्थायी नहीं। कोई भी व्यवस्था वस्तु स्थायी नहीं है, यानी कोई भी
वस्तु अंतिम सत्य नहीं है, उसमें क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो कुछ ये विशेषताएं हैं, और भी कुछ विशेषताएं आप निकाल लो। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स का ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है। इसकी एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद उसके सिद्धांतों का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो शब्द हैं। द्वंद्ववाद शब्द हीगल से लिया है और भौतिकवाद शब्द फायरबाख से लिया है। हीगल द्वंद्वात्मक जो शब्द है वो विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है कि किस तरह से विकास हो रहा है। उसके 3 चरण, हीगल ने भी 3 चरण बताए हैं और कार्ल मार्क्स ने भी 3 चरण बताए हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। अंतर क्या है कि हीगल इस प्रक्रिया को विचारिक क्षेत्र में या चेतन जगत में लागू करता है, जबकि कार्ल मार्क्स इसको भौतिक वस्तुओं पर लागू करता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि कोई भी भौतिक वस्तु, कोई भी जड़ वस्तु, कोई भी निर्जीव वस्तु, उसमें निरंतर विकास होता रहता है। और वो विकास किस रूप में होता है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। कोई भी वस्तु है उसका प्रारंभिक रूप वाद कहलाता है, कुछ समय बाद उसमें क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, एक नया रूप अस्तित्व में आएगा, उसका विपरीत रूप निकल कर के आएगा, वो प्रतिवाद कहलाएगा। फिर दोनों में, वाद वाले रूप में और प्रतिवाद वाले रूप में सामंजस्य स्थापित हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, संवाद कहलाएगा। इस तरह से विकास लगातार चलता रहता है। वाद, प्रतिवाद और संवाद के बाद में वापस जो संवाद है वो क्या बन जाएगा, वाद। जो संवाद था वो वापस क्या बन जाएगा, और ये प्रक्रिया लगातार निरंतर चलती रहती है। कार्ल मार्क्स इस सिद्धांत के माध्यम से तात्कालीन जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके बारे में बताना चाहता था कि ये व्यवस्था स्थायी नहीं है, इसमें परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन के लिए मजदूरों को क्रांति करनी होगी और अंततः साम्यवादी व्यवस्था एक संवाद के रूप में अस्तित्व में आएगी। तो ये था आपका कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब नेक्स्ट क्लास में हम कार्ल मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या या आर्थिक व्याख्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो है ये कंपटीशन क्लासेज के लिए नहीं है, ये केवल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा लाभदायी है, क्योंकि कंपटीशन क्लास के लिए हमें कुछ और फैक्ट्स की आवश्यकता होती है। उसके लिए आप मेरे अलग से वीडियो देखें। धन्यवाद। जय श्री राम।